नमस्कार दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का और उसमें कुछ अध्ययन के उपागमों का अप्रोचेज का अध्ययन हम कर चुके थे। उन्हीं के एप्लीकेशन के रूप में एक और कंसेप्ट का आज हम अध्ययन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था। चूंकि बात अर्थव्यवस्था की हो रही है और इससे पहले हम मार्क्सवाद को पढ़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तो मार्क्सवाद, उदारवाद और आदर्शवाद, इन तीनों से संबंधित जो भी कंसेप्ट हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनका हम अभी अध्ययन करेंगे पहले। उसके बाद जो कुछ अप्रोचेज बचती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम दुनिया के आर्थिक इतिहास का, कि दुनिया में अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ है, उसकी एक झलक ले लें। यानी कि हम आधुनिक विश्व इतिहास का एक आर्थिक नज़रिया यदि समझ लेंगे तो हमें आसानी होगी अर्थव्यवस्था को समझने में। यदि हम बात करते हैं लगभग 15वीं सदी के अंत या 16वीं सदी के प्रारंभ की, तो पश्चिमी यूरोप में कुछ साहसी लोगों ने विभिन्न समुद्री मार्गों की व्यापार के लिए खोज करनी शुरू कर दी थी। यूरोप में पुनर्जागरण का समय था। तो उस समय जो विचारधारा वहाँ प्रभावी हुई, या जो अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप वहाँ प्रभावी हुआ, वह था वणिकवाद। इसे मर्केंटलिज्म भी कहा जाता है। वणिकवाद में मुख्यतः ये लोग क्या करते थे, वस्तुओं का व्यापार करते थे दूसरे देशों के साथ समुद्री मार्ग से। जैसे भारत से मसाले, कपड़े इत्यादि, और उनके बदले में यूरोप से कुछ चीज़ें ला करके भारत में बेचते थे। यहाँ सबसे जो प्रमुख था वो राष्ट्र राज्य प्रमुख था, यानी कि गैर राष्ट्रीयकर्ता जैसी कोई चीज़ नहीं थी और निजी क्षेत्र का भी कम ही महत्व था। यानी व्यापार के लिए राष्ट्र राज्य प्रमुख था। सभी प्रमुख गतिविधियां राष्ट्र की इजाज़त से ही होती थी और किसी भी व्यापार में राष्ट्रीय हित हमेशा प्राथमिक रहता था। यदि पुर्तगाल वासी व्यापार कर रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता था कि पुर्तगाल के हित सबसे पहले सुरक्षित करना, उसके बाद अपने व्यापार में लाभ कमाना। साथ साथ एक और प्रवृत्ति यहाँ देखी गई कि इन लोगों ने शक्तिशाली सेना के साथ जहाँ से ये लोग व्यापार करते थे वहाँ की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण बनाने की भी कोशिश की। पश्चिमी यूरोपीय देशों की नौसैनिक शक्ति काफ़ी मजबूत थी। इस वजह से ये अपने इरादों में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए और स्थानीय स्तर पर, जैसे भारत में भी कुछ तटीय इलाकों में इन्होंने प्रभुत्व की शुरुआत कर दी थी। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण से ये अपने मनमानी शर्तों पर व्यापार कर सकते थे और स्थानीय राजाओं पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही साथ एक और अप्रोच जो था वो ये था कि ये लोग जिन देशों में व्यापार करते थे वहाँ से तो चीज़ों को निर्यात करते थे बिना किसी शुल्क के, यानी अपनी चीज़ें बिना किसी शुल्क के, लेकिन वहाँ से आने वाली चीज़ों को अधिक शुल्क देना पड़ता था। यानी एक तरीके से संरक्षणवादी रवैया अपनाया
और आयात पर विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाए। तो इससे वाणिज्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हुई और जिन देशों के साथ व्यापार कर रहे थे उनको व्यापार में घाटा उठाना पड़ा। ये वाणिज्यवाद की पहली प्रवृत्ति थी। यहाँ राष्ट्र राज्य प्रमुख थे और उपनिवेश बनाने की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे आ गई थी। पहले व्यापार ठीक ठाक था, लेकिन बाद में संरक्षणवादी नीति भी औद्योगिक क्रांति के बाद इन देशों ने अपनाई। अब आगे चलते हैं। ये सब चलता रहा, लेकिन जब 1930 तक ये चीज़ें चलती रही, 1930 की मंदी जब आई तो ऐसा लगने लगा कि वाणिज्यवाद का जो विचार है वो ज़्यादा नहीं चलेगा और 1930 की मंदी में लोगों ने महसूस किया कि हमें उदारवादी आर्थिक प्रणाली को अपना लेना चाहिए। तो 1930 में जो चीज़ सबसे तेजी से उभरी उसे कहा गया उदारवाद या पूंजीवाद। इसके प्रारंभिक विचारकों में किसका नाम आता है? तो इसके प्रारंभिक विचारकों में सबसे पहले नाम आता है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ मुक्त व्यापार के समर्थक थे और माल्थस का। ये दोनों पूंजीवाद के प्रारंभिक विचारक माने जाते हैं। इन लोगों ने जो विचार दिया उस विचार को कहा गया तुलनात्मक लाभ, रिलेटिव गेन। तुलनात्मक लाभ का मतलब क्या हुआ कि हम किसी देश से व्यापार करें तो संरक्षणवादी नीतियों को छोड़कर हमें जो है मुक्त व्यापार करना चाहिए। मुक्त व्यापार के साथ साथ अर्थव्यवस्था को बाजार से जोड़ना चाहिए, यानी बाजारवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए और उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहना चाहिए। तुलनात्मक लाभ कुछ अन्य देशों से, जिन देशों में जो चीज़ें उत्कृष्टता से बनाई जाती हैं, जैसे मान लीजिए भारत किसी चीज़ में उत्कृष्ट उत्पादन करता है तो उस चीज़ को इंग्लैंड में बनाने की बजाय भारत से आयात किया जाए और इंग्लैंड जिन चीज़ों में उत्कृष्ट है, जिन चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ है, वो चीज़ें भारत को आयात की जाएं, तो इससे तुलनात्मक लाभ होगा इंग्लैंड को। और हर चीज़ में अपनी ऊर्जा नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाजार मनुष्य के व्यवहार के अनुरूप है, ऐसा इन विचारकों ने कहा। यानी बाजार जो है मनुष्य के व्यवहार के हिसाब से चलता है और जब बाजार में प्रतियोगिता होगी, यानी हर कोई चीज़ें उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करेगा, तो उस प्रतियोगिता से उत्कृष्टता आएगी, सर्वश्रेष्ठता आएगी, अच्छी चीज़ें, गुणवत्तापूर्ण चीज़ें लोगों को मिलेगी। और इन लोगों ने संरक्षणवाद का विरोध किया, यानी अर्थव्यवस्था को सीधे शब्दों में सभी के लिए खोलने की बात की। यहाँ इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जो देश भले ही किसी भी काल में हो, जो देश प्रभावी होता है वह हमेशा मुक्त व्यापार की बात करता है, क्योंकि यह 1930 के दशक में भी जो यूरोपीय उपनिवेश थे वहाँ औद्योगिकरण इतना प्रभावी नहीं था। अधिकांश उत्पादों पर यूरोपीय देशों का ही कंट्रोल था। तो मुक्त अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, इन सभी स्थितियों में यूरोप को ही लाभ होना था, क्योंकि उनके ही उत्पाद ज़्यादा उत्कृष्ट थे, उनके ही उत्पाद ज़्यादा प्रभावी थे। और संरक्षणवाद का ये विरोध कर रहे हैं, इससे भी इन्हीं को ज़्यादा फायदा होने वाला था, क्योंकि इन्हीं की चीज़ें उपनिवेशों के बाजार में ज़्यादा पहुंचने वाली थी। तो
मूल रूप से देखा जाए तो यहाँ भी ये अपने ही हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसकी तरफ क्या हो रहा है कि रूस भी अपना एक मॉडल बढ़ा रहा था, जैसे साम्यवाद, या उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब चूंकि 1930 की मंदी आई, उदारवाद और पूंजीवाद में मुक्त व्यापार का समर्थन किया गया, और इन पूंजीवादी देशों का जो नेता था वो अमेरिका था। अब उदारवाद को आगे ले जाने के लिए, पूंजीवाद को आगे ले जाने के लिए एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन को कहा जाता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये अमेरिका में एक हैम्पशायर नाम की जगह है। हैम्पशायर है अमेरिका में। हैम्पशायर अमेरिका में इसका आयोजन हुआ 1944 में। द्वितीय विश्व युद्ध का लगभग अंत होने वाला है, और इस सम्मेलन के बाद 3 संस्थाएं अस्तित्व में आई। एक पहली संस्था थी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है, और एक संस्था थी गैट। इन तीनों को मिलाकर के कहा गया ब्रेटन वुड्स संस्थाएं। ये क्या काम करती थी, इसे काम को हम जरा समझ लेते हैं। ब्रेटन वुड्स संस्थाएं, सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया कि हम जो मर्केंटलिज्म को अपना रहे थे, और उस वजह से ही यह आर्थिक संकट आया है, तो इन्होंने सबसे पहले वणिकवाद का विरोध किया, ताकि भविष्य में इस प्रकार के संकट की पुनरावृत्ति ना हो। राज्य पर अर्थव्यवस्था का नियंत्रण अस्वीकार किया, और बाजार से जोड़ने की बात कही। ठीक है, इन संस्थाओं की नींव रखी गई। इन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स संस्थाएं कहा गया। यहां हम जानते हैं कि IMF क्या करता है। IMF एक ऐसा फंड है जो किसी भी देश को भुगतान संतुलन से निपटने के लिए ऋण देता है। भुगतान संतुलन के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। भुगतान संतुलन का मतलब हुआ, जैसे भारत कोई चीज विदेश से आयात करता है, तो उन सभी देशों को जो भुगतान करते हैं हम, वो रुपए में ना करके एक प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में, जो आज या उस समय भी अमेरिकी डॉलर था या पाउंड था उस समय, उसमें किया जाता था। तो किसी देश के पास वो प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, तब उसके सामने भुगतान का संकट पैदा हो जाता है कि बाहर से जो सामान आयात किया जा रहा है उसके लिए भुगतान कैसे करें। तो उस संकट से निपटने के लिए IMF ऋण देता है। ठीक है, लेकिन जब ये ऋण देता है तो बहुत सी शर्तें भी ला देता है। ऐसा ही संकट भारत में 1991 में पैदा हुआ था। तब हमने IMF से लोन किया था, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा था। इसके बाद जो संस्था है, उस संस्था का नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसे विश्व बैंक भी कहा जाता है। ये देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है दीर्घकालिक, यानी दीर्घकालिक का मतलब विकास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है वर्ल्ड बैंक। ये सहायता अल्पकालिक होती है, IMF वाली अल्पकाल में ही भुगतान संतुलन से निपटने के लिए दिया जाता है। IBRD की सहायता जो है लंबे समय के लिए होती है।
अब यहाँ इसके गठन का प्रारूप समझें तो आईबीआरडी का गठन मूलतः क्यों किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय को देखें तो लगभग यूरोप जो है, पश्चिमी यूरोप तहस नहस हो गया था, तो उसके पुनर्निर्माण की जरूरत थी। तो मूलतः उन देशों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक गठित हुआ था। हालांकि बाद में इसने सबको ऋण देना शुरू कर दिया, लेकिन मूल गठन का कारण यही था, यूरोप का पुनर्निर्माण किया जाए। तीसरी संस्था गैट, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि ये जो है गेट के जरिए एक समझौते की बात की जाती है कि प्रशुल्कों पर और व्यापार पर एक सामान्य समझौता बना दिया जाए, ताकि इसके जरिए पहली बात प्रशुल्क यानी टैरिफ पर सभी देशों के मध्य समान व्यवहार हो, प्रशुल्क पर समान व्यवहार हो। यहां भी हम देखते हैं, अब चूंकि विकसित देशों का उत्पाद पर भी उतना ही कर लगेगा, विकासशील देशों के उत्पाद पर ही उतना कर लगेगा। विकसित देशों का जो उत्पाद होता था उसकी गुणवत्ता अच्छी होती थी, तो इन सभी संस्थाओं के जरिए कहीं न कहीं विकसित देशों की, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के उत्पादों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। और दूसरी बात, प्रशुल्क पर समान व्यवहार, व्यापार भर भी समान व्यवहार। उपनिवेशों की आज़ादी शुरू हो चुकी है और आज़ाद उपनिवेशों से जहाँ की अर्थव्यवस्था डेवलप होना शुरू भी नहीं हुई है, वहाँ पर भी ये लोग विकसित देश समान व्यवहार की बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक भेदभावपूर्ण ही है, क्योंकि हमारे पास तो वह आधार ही नहीं था कि हम समान स्तर पर प्रतियोगिता कर पाते विकसित देशों के साथ। लेकिन चूंकि ऐसा ही हुआ, यहाँ इन सभी संस्थाओं की, भले ही आईबीआरडी हो, आईएमएफ हो, गेट हो, इन सब की जो नींव रखी गई वो रखी थी अमेरिका ने। अब चूंकि उस समय शीत युद्ध का दौर था, तो अमेरिका के कारण यूएसएसआर और उसके जो सहयोगी थे वो इन संस्थाओं में शामिल नहीं थे, चाहे गैट हो, आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो। इन तीनों में ये राष्ट्र शामिल नहीं थे। यहाँ अमेरिका ही क्योंकि सबसे बड़ा नेता था, तो यहाँ एक बात आती है, एक स्कॉलर हैं चार्ल्स किंडलबर्गर, चार्ल्स किंडलबर्गर ने अमेरिका द्वारा इन स्थापित संस्थाओं में अमेरिकी प्रभुत्व को ध्यान में रखते उन्होंने कहा कि ये जो स्थापना हुई है इन संस्थाओं की, आईएमएफ की, आईबीआरडी की या गेट की, ये एक महाशक्ति के बिना संभव नहीं थी। और महाशक्ति कौन? महाशक्ति यानी अमेरिका। चार्ल्स किंडलबर्गर कह रहे हैं कि अमेरिका के बिना इन संस्थाओं की स्थापना संभव नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अमेरिका के आधिपत्य ने जो है स्थायित्व प्रदान किया, और इस सिद्धांत को उन्होंने आधिपत्यवादी स्थायित्व का सिद्धांत कहा। इंपॉर्टेंट टर्म है, आधिपत्यवादी स्थायित्व का सिद्धांत। किसने दिया था? किंडलबर्गर ने। इसके अनुसार ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं
कि वैश्विक संस्थाओं की अमेरिका की भूमिका रही और अमेरिका के बिना यह संभव नहीं था। अमेरिका ने दुनिया के नेता के रूप में, एक अगवा के रूप में और इन संस्थाओं की स्थापना करके स्थायित्व प्रदान करने का काम किया। और यदि अमेरिका नहीं होता तो ऐसा संभव नहीं था। इसी को एक और शब्द में भी व्यक्त किया जाता है, इसे कहा जाता है पैक्स अमेरिकाना। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, कई बार पूछा जाता है। पैक्स अमेरिकाना का मतलब होता है अमेरिका द्वारा स्थापित शांति, पीस मेंटेन्ड बाय अमेरिका। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने न सिर्फ इस व्यवस्था का निर्माण किया, यानी अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका ने इन आर्थिक संस्थाओं की स्थापना की, यानी कि वह एक तरफ दुनिया की आर्थिक व्यवस्था का निर्माण कर रहा है, दूसरी तरफ उसने यूएन की भी स्थापना की और यूएन के जरिए कहीं न कहीं ये राजनीतिक व्यवस्था का भी निर्माण कर रहा है। राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कर रहा है, यानी कि अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था दुनिया में एक ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया का नेता बन करके दुनिया में वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। ये प्रवृत्ति हमने देखी। हालांकि 70 के दशक में थोड़ी बहुत अमेरिका को ज़रूरत महसूस हुई कि हाँ, अकेला मैं नहीं चल सकता, कुछ सहयोगी राष्ट्रों की ज़रूरत होगी। इसलिए 1975 में अमेरिका ने दुनिया के 7 प्रमुख विकसित राष्ट्रों के साथ G7 की स्थापना की। G7 में कौन कौन थे? तो G7 में कनाडा था। दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। यूएस तो था ही सबसे पहले, फिर कनाडा। जर्मनी का भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्तिशाली उभार हो चुका था, उसकी अर्थव्यवस्था रिकवर हो गई थी। जर्मनी और ब्रिटेन, फ्रांस के बाद इटली और एशिया की शक्ति था जापान। यहाँ 3 नाम आप देख रहे हैं, जापान, इटली और जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध में विनाश के बावजूद इन देशों ने अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको इतना डेवलप कर लिया था कि दुनिया के 7 विकसित देशों की सूची में शामिल हो गए थे। इस G7 में बाद में रूस को भी शामिल किया गया। हालांकि बाद में अभी कुछ सालों पहले उसको निकाल दिया गया अमेरिकी विरोध के चलते, जब उसने क्रीमिया पर कब्जा किया था। लेकिन मूल रूप से 7 ही देशों ने G7 की स्थापना की थी। आज भी वह G7 ही है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो दुनिया के जो वित्तीय मामले थे, वित्तीय मामलों पर एक विचार विमर्श के मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि ये दुनिया के नेता देश थे सारे के सारे, तो क्या दृष्टिकोण अपनाएं, उसके लिए इन्होंने जो है इस संस्था की स्थापना की थी, ताकि आपस में विचार विमर्श का हमें एक मंच मिल सके। क्योंकि इससे पहले अमेरिका अकेला ही सारे निर्णय लेता था, अब उसने जो है अपने सहयोगी राष्ट्रों को भी साथ लेने की सोची और G7 की स्थापना की। तो ये एक रवैया हुआ वणिकवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन का। यहाँ राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक और प्रवृत्ति हमने देखी जो डिस्कस नहीं की है, और वो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो हम समझते हैं कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मार्क्सवादी रवैया क्या कहता था। हमने पिछले सेक्शन में
पढ़ा था मार्क्सवाद के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मार्क्सवाद के जरिए हम किस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। तो जो प्रमुख विचारक थे उनमें हमने नाम पढ़ा था, एक तो थे आंद्रे गुंदर फ्रेंक, और दूसरे थे सामिर अमीन। सामिर अमीन ये जो थे दक्षिणी अमेरिकी या लैटिन अमेरिकी विचारक थे, दक्षिणी अमेरिका से संबंध रखते थे, जिसे लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। और इन विचारकों ने पूंजीवाद को खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि पूंजीवाद सही विचारधारा नहीं है, इसमें विकासशील देशों का सिर्फ अहित हुआ है, विकासशील देशों को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कि पूंजीवादी रवैया या पूंजीवाद के जरिए जो व्यवस्था स्थापित की गई है वो शोषणवादी है। आप दोबारा रिवीजन के लिए उस सेक्शन को एक बार देख लें। और ये विकासशील देशों के लिए प्रतिकूल है, भले ही वो अफ्रीकी राष्ट्र हों, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र हों या एशियाई राष्ट्र हों भारत जैसे, उन सभी के लिए जो व्यापार की शर्तें हैं वो भारत के लिए या विभिन्न विकासशील देशों के लिए या लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के प्रतिकूल हैं। यहाँ हमने इनका कोर और पेरिफेरी का सिद्धांत पढ़ा था, एक बार आप दोबारा देख लें। और इसी संदर्भ में एक और रिपोर्ट भी आती है जिन्होंने इनकी बात को और ज़्यादा पुख्ता कर दिया था, वो थी अंकटाड की रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने बताया कि व्यापार जो है विकासशील देशों के पक्ष में नहीं है। व्यापार की शर्तें, क्योंकि जब उपनिवेश स्वतंत्र होना शुरू हुए थे तो अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों ने उनको ऋण देने के लिए ऑफर किया और विभिन्न प्रकार से कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश की। 1970 के आसपास इस व्यवस्था का जब अंकटाड के जरिए विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि इससे विकासशील देशों का शोषण हुआ है और यह व्यवस्था विकासशील देशों के प्रतिकूल है। अब हमने देखा था कि विकसित देशों ने गठन किया था G7 का, उसकी एवज में विकासशील देशों ने जिसका गठन किया, जिसमें सारे विकासशील राष्ट्र थे G77 का। G77 में अधिकतर देश, जो हम गुट निरपेक्ष आंदोलन में भी पढ़ते हैं, वो काफ़ी देश शामिल थे। यानी जो देश नए नए स्वतंत्र हुए थे, जिनकी अर्थव्यवस्था विकसित नहीं थी, वो देश दबे कुचले राष्ट्र इसमें शामिल थे। यहाँ एक और नई थ्योरी इन लोगों ने बताई कि पूंजीवाद के जरिए अमेरिका के नेतृत्व में नव उपनिवेशवाद का प्रसार हो रहा है। नव उपनिवेशवाद ये क्या है? पुराना जो उपनिवेशवाद था उसमें क्या था कि राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया जाता था। जैसे भारत पर इंग्लैंड का राजनीतिक नियंत्रण था, भारत की व्यवस्था या राजनीति का निर्धारण वहाँ इंग्लैंड की संसद करती थी, ब्रिटिश क्राउन करता था। ये जो नव उपनिवेशवाद है, इसके जरिए राजनीतिक नियंत्रण तो स्थापित नहीं किया जाता, लेकिन देशों की आर्थिक स्वतंत्रता छीन ली जाती है। ये विचार भी मार्क्सवादी विचारकों ने ही दिया है। आर्थिक स्वतंत्रता किनके जरिए छीनी जाती है? तो IMF, IBRD के बाद GATT, जो बाद में WTO के रूप में विकसित होगा। तो ये तीनों संस्थाओं को मार्क्सवादी जो है पूंजीवादी संस्थाएं मानते हैं।
तीनों संस्थाओं को पूंजीवादी संस्थाएं मानते हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं कि नव उपनिवेशवाद क्यों है, क्योंकि दुनिया की अधिकतर तकनीक पर पूंजीवादी देशों का नियंत्रण है। पूंजीवादी देशों का अधिकतर टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण है। उदाहरण के लिए यदि आप देखते हैं, आप जीपीएस यूज करते हैं, आप सब्जी लेने जाते हैं, उसका डेटा भी गूगल के पास चला जाता है। फेसबुक यूज करते हैं, आपकी सारी गोपनीय जानकारी मार्क जकरबर्ग के पास चली जाती है। इसी प्रकार स्पेस टेक्नोलॉजी हम देखते हैं तो अमेरिका ने अपने उपग्रहों के जाल के जरिए दुनिया के चप्पे चप्पे पर वो जो है निगाह रख सकता है। ऐसा 24-25 उपग्रहों का ऐसा जाल उसने बिछा रखा है। परमाणु तकनीक, अधिकांश परमाणु तकनीक विकसित देशों के पास है। और इसी प्रकार चिकित्सा की भी अधिकतर तकनीक, अधिकतर पेटेंट इन्हीं लोगों के पास है। यानी तकनीक पर पूंजीवादी देशों का नियंत्रण है। साथ ही साथ इन देशों की जो एमएनसी हैं, चूंकि बड़ी एमएनसी विकसित देशों से ही संबंध रखती हैं और इन्होंने विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है। मुक्त व्यापार के नाम पर ये उन देशों में प्रविष्ट हो जाती हैं और वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती हैं। जैसे मान लें अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन और दुनिया का सबसे गरीब महाद्वीप अफ्रीका है। वहाँ यूरोप और अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्यरत हैं, लेकिन उससे जो मुनाफा होता है वो कंपनियां अपने ही देशों में ले जाती हैं। अफ्रीका में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ से निरंतर निकासी हो रही है। इसी प्रकार भारत में भी प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। एक तरफ यदि देखें तो झारखंड प्राकृतिक संसाधनों में खनिज के मामले में सबसे संपन्न राज्य है, लेकिन उसका फायदा कुछ पूंजीपति ले जाते हैं और झारखंड को इसका फायदा नहीं होता। यानी स्थानीय स्तर पर फायदा होने की बजाय वहां जो मुनाफा होता है वह बाहर चला जाता है। यही ये लोग कहना चाहते हैं। आगे मार्क्सवादी कह रहे हैं कि आईएमएफ जो है, आईएमएफ अल्पकालिक ऋण या भुगतान संतुलन के लिए निकट ऋण उपलब्ध कराने की बात करता है। उस पर यूएस का नियंत्रण है, अमेरिका का नियंत्रण है और अमेरिका के नियंत्रण की वजह से इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तों पर ही यह ऋण देता है। और वो शर्तें क्या हैं? शर्तें ये सबसे पहले 1980 के दशक में लागू की गई और इन शर्तों को नाम दिया गया संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो इसके जरिए अमेरिका ने यह नीति अपनाई कि एलपीजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन किया जाए। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के जरिए मौका मिलता है इन देशों की एमएनसीज को दूसरे देशों में घुसने का और मुक्त व्यापार करने का, बिना शुल्कों के व्यापार करने का या नाम मात्र के शुल्क के व्यापार करने का। और फिर एमएनसीज प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू कर देती हैं और विकासशील देशों से धन संपदा निचोड़ करके और विकसित देशों में ट्रांसफर कर दी जाती है। ऐसा ही रहा है। यही बात हमने 1991 में हमारे देश में भी देखी। 1991 में एक बड़ी घटना हुई थी, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। हम आज तक, उससे पहले तक सोवियत संघ से मदद लेते आए थे, हमारे सामने संकट की कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी, लेकिन एकाएक सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई और खुद सोवियत संघ अमेरिका के पास चला गया।
तो हमारा भी मदद का सोर्स चला गया और हमारे देश में भुगतान संतुलन का संकट आ गया। हमारे पास केवल कुछ ही दिन का भुगतान करने का पैसा बचा हुआ था। इस अवस्था में हमने गुहार लगाई आईएमएफ के पास। तो आईएमएफ ने भारत पर शर्तें ला दी कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना होगा। खोलना होगा का मतलब उससे पहले अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण था, तो सबसे पहले निजी क्षेत्र को अनुमति देनी होगी और टैक्स वगैरह कम करने होंगे, यानी उदारीकरण करना होगा, बाजार पर आधारित व्यवस्था और पूरी दुनिया के लिए खोलनी होगी, यानी वैश्वीकरण करना होगा। तो ये LPG, ठीक है, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये 1991 से एक दौर शुरू होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। और उसका कारण यही था कि हमें भुगतान संतुलन के संकट से जूझना पड़ा और मजबूर होकर अपनी अर्थव्यवस्था पर को नियंत्रण से मुक्त करना पड़ा। अब इसी प्रकार गेट है। गेट में भी कहा जाता है कि सभी देशों के साथ समान व्यवहार होगा, लेकिन एक तरीके से देखा जाए, यदि एक व्यक्ति को मार पीट करके अच्छे तरीके से और एक हट्टे कट्टे व्यक्ति के सामने खड़ा किया जाए और कहा जाए कि आप दोनों अभी समान स्तर पर हो, दोनों जो है रेसलिंग करोगे, कुश्ती करोगे, तो स्पष्ट सी बात है कि जो हष्ट पुष्ट है वही जीतेगा, जिसको जो दबा कुचला हुआ है, जिसकी पहले से पिटाई हुई है, वो नहीं जीत पाएगा। तो यहाँ विकासशील देश इसी तर्क की दुहाई देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा सदियों से शोषण होता आया है, यानी विकसित देशों ने हम सदियों से हमारा खून चूसा है और अभी एकाएक स्वतंत्र करके और समान व्यवहार की बात कर रहे हैं। तो समान व्यवहार नहीं चाहिए, हमें जो है विशेष व्यवहार चाहिए। विशेष व्यवहार का मतलब विकासशील देशों को व्यापार को ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, विकासशील देशों के उत्पादों को ज़्यादा तवज्जो देनी होगी बजाय विकसित राष्ट्रों के। समान व्यवहार मूलतः है इन्हीं विकसित देशों को ही की स्थिति ही मजबूत करता है, विकसित देशों की कंडीशन को मजबूत करता है। तो धीरे धीरे एक नई व्यवस्था की मांग उठने लगी और उस व्यवस्था को कहा गया नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग। नवीन आर्थिक, इसे नियो भी कहा जाता है, इन शॉर्ट न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नियो। तो हमने देखा कि जो वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था को कौन निर्धारित करता है? वर्तमान व्यवस्था को निर्धारित करती हैं जो ब्रेटन वुड्स संस्थाएं हैं। ब्रेटन वुड्स संस्थाएं कौन सी हैं? ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में आता है IMF, ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में आता है IBRD और ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में है GATT। ये तीन संस्थाएं हैं। और अब जिस व्यवस्था की मांग उठ रही है उस व्यवस्था में कहा जा रहा है या कहा गया, ये शीत युद्ध से पहले की स्थिति की बात हम कर रहे हैं, 80 के दशक में ये मांग उठने लगी थी और इस मांग में ये कहा गया कि IMF को, GATT को और IBRD को दोबारा गठित किया जाना चाहिए या पुनर्संरचित किया जाना चाहिए, दोबारा इसकी संरचना की जानी चाहिए। नियो का जो स्लोगन दिया गया, नियो का स्लोगन दिया गया कि ट्रेड नोट एड,
यानी हमें सहायता मत दीजिए। विकासशील देशों ने कहा कि हमें सहायता मत दीजिए, हमें व्यापार में वरीयता दीजिए, ट्रेड कीजिए हमारे साथ, ना कि हमें सहायता दीजिए। और व्यापार में यदि मदद करेंगे, हमारे व्यापार को तवज्जो देंगे, तो हम भी आपके बराबर आने में सफल हो पाएंगे। नियो में बात की गई कि फ्री ट्रेड की बात मत कीजिए, और फ्री ट्रेड की जगह जिसकी बात होनी चाहिए वो फेयर ट्रेड की होनी चाहिए। फेयर ट्रेड का मतलब कि विकसित देशों ने सदियों तक विकासशील देशों का शोषण किया है, और अब ये मुक्त व्यापार की बात कर रहे हैं, तो मुक्त व्यापार में मूलतः विकसित देशों को ही लाभ होना है। इसलिए शर्तों को इस प्रकार से समायोजित किया जाए कि विकासशील देशों को भी बराबरी का मौका मिले। अगली बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि एमएनसी जो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती हैं और कोई जवाबदेही नहीं होती, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों पर उसी देश का नियंत्रण होना चाहिए। यानी इन्होंने मांग की प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की। जिस एमएनसी को किसी क्षेत्र का, किसी माइनिंग का ठेका दे दिया जाता है, वो वहां मनमाना व्यवहार करती है, तो ये मांग भी उठी। साथ ही साथ एमएनसीज पर नियंत्रण की मांग भी की गई। यानी इन कंपनियों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली कोई चीज नहीं है। यदि उदाहरण के रूप में देखें तो यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी। यूनियन कार्बाइड का कारखाना था भोपाल में, वहां से गैस का रिसाव हुआ और काफी संख्या में लोग मारे गए। यूनियन कार्बाइड पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी और वो कंपनी देश से भाग गई अपना सामान समेट करके, किसी को कोई सजा नहीं हुई। यानी इन एमएनसीज पर नियंत्रण का अभाव है और इस नियंत्रण के अभाव को दूर किया जाना चाहिए। नियो की मांग को पूर्ण करने के लिए, नियो यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसकी मांग को पूरी करने के लिए दो रणनीतियां अपनाई गई। एक तो उत्तर दक्षिण सहयोग, उत्तर दक्षिण संवाद, उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ डायलॉग, और एक दक्षिण दक्षिण सहयोग, दक्षिण दक्षिण सहयोग। अधिकांश जो विकसित राष्ट्र हैं वो हमारे जो पूरा पृथ्वी ग्रह है उसके उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। यानी भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में अधिकांश विकसित देश स्थित हैं, एक यदि ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें। और अधिकांश विकासशील राष्ट्र अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका इत्यादि जो है स्थित हैं दक्षिण दिशा में। तो उत्तर दक्षिण संवाद के जरिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की गई और साथ ही साथ दक्षिण दक्षिण यानी विकासशील देशों का भी आपस में सहयोग हो। ये है विकसित तथा विकासशील देशों में बातचीत, और ये विकासशील देशों में सहयोग। इनके जरिए नई आर्थिक व्यवस्था को प्राप्त करने की बात की गई। इसके बाद क्या हुआ कि अब चूंकि यहाँ तक तो दुनिया दो धड़ों में विभाजित थी, एक धड़ा मार्क्सवादी था या साम्यवादी था, दूसरा धड़ा था वो पूंजीवादी था। अब एक बड़ी परिघटना होती है और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। उसके बाद जो नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था बनती है उसका स्वरूप हम देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। तो हम देखेंगे शीत युद्धोत्तर यानी शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था। शीत युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में जिसका दबदबा रहा वो हम कह सकते हैं कि
न्यू लिबरल्स का, नव उदारवादियों का दबदबा बढ़ा। क्योंकि मार्क्सवाद का तो एक तरीके से मार्क्सवाद पर उदारवाद की विजय हो गई थी, और उदारवाद में जो विचारधारा प्रमुखता से चल रही थी वो नव उदारवाद था। यानी कि सोवियत संघ था पहले, सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन होने से समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव जो है समाप्त हो गया। इसके साथ ही समाजवाद भी समाप्त हो गया। विचारधारा में बना रहा लेकिन व्यवहार में समाजवाद जो है समाप्त हो गया। नव उदारवाद में जो ताकतें थी वो थी पूंजीवादी, और बाजारवादी। तो हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध में पूंजीवादी तथा बाजारवादी ताकतों की विजय हुई। ये जो है समाजवाद से अपना ज़्यादा प्रभाव बढ़ाने में सफल रहे। और पूंजीवादी बाजारवादी चूंकि पूरी दुनिया को एक बाजार मानते हैं, पूरी दुनिया में एक ही बाजार स्थापित करने की बात करते हैं, तो यहाँ एक स्कॉलर हैं, दो स्कॉलर हैं, मैकलुहान और ओहोमे। मैकलुहान और ओहोमे ने इस व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब दुनिया जो है दो धड़ों में नहीं रही, बल्कि एक ही भूमंडलीकृत हो गई। दुनिया एक गांव की तरह हो गई, भूमंडलीकृत हो गई। अब विश्व भूमंडलीकृत हो गया है, ऐसा मैकलुहान और ओहोमे ने कहा। क्योंकि नव उदारवादी नीतियों का प्रभाव बढ़ गया, इसलिए नव उदारवादी बाजारवाद का प्रभाव बढ़ गया। अब बाजारवाद में क्या होता था कि कोई उत्पाद एक देश में बन रहा है, जैसे भारत मान लीजिए कृषि उत्पादों में श्रेष्ठ है, तो कृषि उत्पाद भारत से निर्यात हो रहे हैं, और चीन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में, विनिर्मित उत्पाद में, उसमें भी खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में श्रेष्ठ है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वहां से आयात हो रहे हैं। इसी प्रकार कोई अन्य देश किसी अन्य चीज में, जैसे जर्मनी ऑटोमोबाइल में श्रेष्ठ है, वहाँ की गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं, तो वहाँ से गाड़ियों का आयात हो रहा है। तो इस प्रकार से जो स्थिति उत्पन्न हुई उसे कहा गया आर्थिक अंतर्निर्भरता की स्थिति, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। आर्थिक अंतर्निर्भरता की स्थिति उत्पन्न हुई, और इससे अब चूंकि आर्थिक देश एक दूसरे पर ज़्यादा निर्भर थे, आर्थिक अंतर्निर्भरता में वृद्धि हुई, तो इसके साथ ही काफ़ी क्षेत्रीय संगठन भी बने। क्षेत्रीय संगठनों में ब्रिक्स कह सकते हैं, आसियान कह सकते हैं, यूरोपियन यूनियन कह सकते हैं, या जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बने हैं वो सभी। क्षेत्रीय संगठनों के साथ साथ एक और संस्था का निर्माण हुआ, WTO। WTO भी हमें पढ़ना है। WTO के जरिए मल्टीलेटरल ट्रेड या बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया गया। यानी ये संस्था बहुपक्षीय व्यापार, मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करती है। यहाँ इस अवस्था में फ्रांसिस फुकुयामा का एक कथन आता है, और फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि ये इतिहास का अंत हो गया है। इतिहास के अंत की बात का मतलब उनका, फ्रांसिस फुकुयामा का यह मानना था कि इतिहास की व्याख्या जो है घटनाओं के आधार पर या तथ्यों के आधार पर या विचारधारा के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि तर्क और विज्ञान के आधार पर की जानी चाहिए। और यहाँ वो कह रहे हैं कि जो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी, मार्क्सवाद वर्सेस पूंजीवाद की,
उसमें मार्क्सवाद हार गया है, पूंजीवाद की निर्णायक विजय हो गई है और उदारवादी विचारधारा पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विचारधारा के रूप में स्थापित हो गई है। ये उनका आशय था इतिहास के अंत से। यानी एकमात्र जो उपयोगी विचारधारा है वो पूंजीवाद ही है। लेकिन चूंकि शीत युद्ध का अंत हुआ, उस समय परिस्थितियां पक्ष में थी पूंजीवाद के, फिर कुछ संकट भी इसमें आने शुरू हो गए। तो क्या क्या संकट आए उसे हम देखते हैं। यानी हम बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संकट। अभी तक हम विश्व इतिहास, आर्थिक इतिहास की ही बात कर रहे हैं, कैसे कैसे अर्थव्यवस्था डेवलप होती जा रही है। उसके बाद WTO पर आएंगे। तो अभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर संकट कैसे आया उसकी बात कर रहे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संकट सबसे पहले हमने देखा कि 2008 में जो घटना हुई वो थी वैश्विक मंदी की। इसमें सबसे ज्यादा संकट आया अमेरिका पर, और यूरोपियन यूनियन के जो देश थे वो आर्थिक संकट के परिणाम हो गए। और जो कि इन देशों में आर्थिक संकट आया, इसलिए मांग उठने लगी कि भूमंडलीकरण का विरोध किया जाए। यानी कि आर्थिक संकट में वही देश भूमंडलीकरण का विरोध करने लगे जिन्होंने इसकी वकालत की थी। जिन देशों ने इसको लागू किया था वहीं इसका विरोध होना शुरू हो गया। फिर अमेरिका में ट्रंप आते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर संकट की अगली कड़ी को हम ट्रंप के कार्यकाल में देख सकते हैं। अमेरिका जो नीति अपना रहा है, संरक्षणवाद की नीति। इन्होंने चीन के साथ व्यापार युद्ध चल रहा है और बहुत से अन्य देश, चाहे वो यूरोप के देश हो या भारत हो, अमेरिका कहीं न कहीं दूसरे देशों के उत्पादों को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। यदि भारत को देखें तो जो द्विपक्षीय व्यापार है अमेरिका के साथ, उसमें हमेशा भारत फायदे में रहा है। तो अमेरिका ने भारत से कई रियायतें छीनी हैं, जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड, भारत को व्यापार में कुछ रियायतें थीं, वो जो सहायता दी जाती थी वो इन्होंने छीन ली। यूरोपीय देशों को भी जो है कुछ इस प्रकार की नीतियों का सामना करना पड़ा। तो ये भी एक इसी संकट के रूप में देखा जा रहा है कि दुनिया जो है पूंजीवाद के बाद अब जो है पुनः संरक्षणवाद की ओर मुड़ रही है। इसी प्रकार एक प्रकार की घटना हुई ब्रेग्जिट। इसके जरिए ब्रिटेन जो है EU से निकल गया, यूरोपियन यूनियन से निकल गया, और इंग्लैंड तथा यूरोप में गहरी समस्या उत्पन्न हो गई। यानी कि खुद पूंजीवादी राष्ट्रों में अब खुद में सहयोग नहीं रहा, तो दुनिया में कहीं न कहीं ये सुगबुगाहट शुरू हुई कि अब पूंजीवाद का अंत होने वाला है। साथ ही साथ हमने देखा था कि अमेरिका ने स्थापना की थी G7 की, दुनिया के 7 विकसित राष्ट्र। अब 2008 के बाद क्या हुआ कि G7 के साथ साथ G20 की जो प्राथमिकता है वो ज़्यादा बढ़ गई। G20 में भारत, ब्राज़ील जैसे जो विकासशील देश हैं, चीन इत्यादि जो बड़े विकासशील देश हैं वो सभी शामिल हैं। यानी दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं, उसको प्राथमिकता मिल रही है। अब इसका प्रभाव क्या हो रहा है? G20 के प्रभाव का मतलब कि ये कहीं न कहीं साउथ का उभार है। दक्षिण जब हम कहते हैं अर्थव्यवस्था में, दक्षिण का मतलब होता है नव स्वतंत्र राष्ट्र जो उपनिवेशवाद से मुक्त हुए हैं और विकासशील राष्ट्र। तो दक्षिण का प्रभाव बढ़ रहा है। भारत, चीन और ब्राज़ील, अर्जेंटीना इस प्रकार के देशों का प्रभाव बढ़ रहा है। साथ ही साथ उत्तर दक्षिण सहयोग बढ़ रहा है। उत्तर दक्षिण सहयोग का मतलब विकसित और विकासशील देशों में सहयोग बढ़ रहा है और कहीं न कहीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना हो रही है। दुनिया में जो व्यवस्था है उसका क्रम निर्धारण, कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, इसका नए सिरे से निर्धारण हो रहा है।
और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रधानता जिस जोन की थी वो था यूरो अटलांटिक, यानी अटलांटिक महासागर के ऊपर वाले हिस्से के एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है, एक तरफ पश्चिमी यूरोप है। तो वो अटलांटिक महासागर के देशों का प्रभुत्व था, वो प्रभुत्व कहीं न कहीं अब कम होता जा रहा है और वो एशिया की तरफ या हिंद महासागर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये कुछ नई बातें हैं, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर संकट के कुछ बिंदुओं को हमने समझा। अब थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं एक दो आर्थिक संगठनों का। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिक्स की, कि ये किस प्रकार व्यवस्था निर्धारण में अपना सहयोग दे रहा है। ब्रिक्स शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल जो है किसने किया? जिम ओ नील ने। जिम ओ नील। ब्रिक्स में शामिल कौन कौन है? तो ब्रिक्स में बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया यानी भारत, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो ये 5 राष्ट्र शामिल हैं। ठीक है, अब इन पांचों में यदि हम देखें तो यदि रूस को छोड़ दें तो ब्राजील हो, भारत हो, चीन हो या दक्षिण अफ्रीका, ये सभी विकासशील देश हैं। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि जो स्थान G7 का था, G7 के देशों की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी थी, तो जो स्थान G7 का था उसकी जगह धीरे धीरे ब्रिक्स लेता जा रहा है। ब्रिक्स के देशों की प्रधानता बढ़ रही है, यानी भारत और चीन जनसंख्या में अधिक बड़े हैं और अर्थव्यवस्था भी इनकी काफ़ी बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, रूस तो पहले से विकसित देश है, तो इनका जो है प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि G7 से ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिक्स देशों की होगी। साथ ही साथ ये जो मंच है ये साउथ साउथ कोऑपरेशन का मंच है। दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी विकासशील देशों के आपस में सहयोग, ये भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील खुद विकासशील होने के साथ साथ विकासशील देशों के नेता भी हैं। तो कहीं न कहीं पूरे विकासशील देशों का सहयोग इसमें बढ़ता जा रहा है। और ब्रेटन वुड्स संस्थाओं ने हमने देखा वर्ल्ड बैंक, लेकिन वर्ल्ड बैंक से सहायता लेने में काफ़ी शर्तों का पालन करना पड़ता था। यहाँ ब्रिक्स देशों ने एक नए बैंक की स्थापना की है जिसे कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक कहीं न कहीं वर्ल्ड बैंक को प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ये ऋण देता है विकासशील देशों को, एक तो आधारभूत संरचना के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आधारभूत संरचना के लिए ऋण देता है। साथ ही साथ इसकी जो व्यवस्था है उसमें सभी को बराबर मत दिया गया है, यानी ऐसा नहीं है कि जो देश ज़्यादा योगदान देगा बैंक में उसको अधिक मत दिया जाएगा, उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, ऐसा नहीं है। सभी देशों को एक ही बराबर जो है वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। और इन्हीं देशों के प्रभाव का एक और बैंक भी स्थापित हुआ है जिसे कहा गया है AIIB, यानी कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक।
चीन के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई है। चीन के वैश्विक उभार को ये दर्शाता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स के जरिए विकासशील देश विकसित देशों पर अधिक प्राथमिकता पाने की कोशिश में लगे हुए हैं और विश्व व्यवस्था का, वर्ल्ड ऑर्डर का एक नए सिरे से निर्धारण यहाँ हो रहा है। ठीक है, अब अगला एक संगठन जो पीछे भी चर्चा में था, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सहयोग। यहाँ एक प्रवृत्ति हम देखते हैं। हमने बात की पूंजीवाद के अंत की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार संकट आया और उसमें अमेरिका के सामने संकट, यूरोपियन देश के सामने संकट, इन सब की बात की। लेकिन चूंकि उन देशों के सामने संकट है, यहाँ एक और प्रवृत्ति उभर कर आ रही है कि RCEP जैसे संगठन का निर्माण हो रहा है और RCEP चूंकि मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन दे रहा है और ये संगठन भी पूंजीवाद पर आधारित ही संगठन है, बाजार पर आधारित संगठन है, बाजारवाद को प्रोत्साहन देने वाला संगठन है, इसलिए ये कहना कि अब पूंजीवाद संकट हो ग्रस्त हो गया, भूमंडलीकरण भी इससे प्रोत्साहित हो गया, भूमंडलीकरण संकट में आ गया, ये सभी बातें बेमानी हैं। अब RCEP के जरिए ये साबित हो रहा है कि आर्थिक शक्ति का केंद्र यूरोप की जगह एशिया में शिफ्ट हो रहा है। यूरोप और अमेरिका की जगह एशिया में प्रतिस्थापित हो रहा है, एशिया में शिफ्ट हो रहा है। RCEP के सदस्य देशों की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन है? 10 देश हैं आसियान के, 10 आसियान देश हैं। साथ साथ इसमें शामिल है चीन, भारत ने शामिल होने से इनकार कर दिया था, जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो हम देख रहे हैं कि एशियाई देशों की प्रधानता है और उन्हीं में मुक्त व्यापार के लिए समझौता हुआ है। अभी भारत ने इनकार कर दिया है, लेकिन भविष्य में संभव है कि भारत भी इसमें शामिल हो जाए। तो इसको हम देखते हैं तो दुनिया कहीं न कहीं एशिया केंद्रित होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही संयोग का विषय है कि अमेरिका, जहां ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में भले ही वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, WTO हो, इन सब में संरक्षणवादी प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच का पालन कर रहा है, वहीं चीन जो बात कर रहा है वो मुक्त व्यापार की बात कर रहा है। हमने आपको बताया था कि जिस देश का दबदबा होता है, जिस देश की व्यवस्था का दबदबा होता है, वही मुक्त व्यापार की बात करता है। अभी मैन्युफैक्चरिंग में चीन का दबदबा है अमेरिका के बजाय, इसलिए चीन मुक्त व्यापार की बात कर रहा है, अमेरिका संरक्षणवाद की नीति अपना रहा है। ठीक, यहाँ चार्ल्स किंडलबर्ग ने, हमने देखा था, चार्ल्स किंडलबर्ग ने कहा कि दुनिया जो है क्या हो गई है। चार्ल्स किंडलबर्ग ने कहा था कि अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया में आधिपत्यवादी स्थायित्व जो है बना है, और आधिपत्यवादी स्थायित्व का सिद्धांत उन्होंने दिया था। वो बात कहीं न कहीं दोबारा साबित हो रही है और चीन के नेतृत्व में विश्व व्यवस्था का निर्माण हम होता हुआ देख रहे हैं। चीन की इसमें बड़ी भूमिका है, भारत भी एक अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन चूंकि चीन अधिक प्रभावशाली है, इसलिए चीन के नेतृत्व में हम कह रहे हैं कि दुनिया जो है एक अलग दूसरी महाशक्ति को अनुभव कर रही है और चीन वह भूमिका निभा रहा है। यानी मोटे तौर पर सार रूप में हम कहें तो एक तरफ संकट आया है पूंजीवाद पर, वह ठीक है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ RCEP जैसे संगठन बन रहे हैं, ब्रिक्स में सहयोग बढ़ रहा है, तो हम ये कह दें कि पूंजीवाद पर संकट आ गया है, पूंजीवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आर्थिक शक्ति का केंद्र
यूरोप से एशिया की तरफ जो है शिफ्ट होने लगा है। यूरो अटलांटिक जोन का महत्व कहीं न कहीं कम होता जा रहा है। ये एक इतिहास की बात हुई, व्यवस्था विकास की बात हुई। इसके बाद हम अगले लेक्चर में WTO पढ़ेंगे कि WTO की नीतियां किस प्रकार की हैं, क्या है WTO। तो आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम दोबारा बात करते हैं।